शहर की लाइब्रेरी के इतिहास खंड में, जहां लंबे समय से कोई नहीं गया था और धूल की मोटी परत से ढका हुआ था, एक युवा कुछ ढूंढ रहा था। नहीं, फिर भी नहीं। नौजवान कुछ निराश होकर मन ही मन बुदबुदाया। सिर हिलाते हुए उसने किताब बंद कर दी। सरसराहट, छुरा घोंपने जैसा दर्द। उसके हाथ पर एक लंबा खूनी घाव दिखाई दिया। फिर ये। नौजवान फूट फूट कर मुस्कुराया। वह पहले से ही बहुत समझदार था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वो वास्तव में एक किताब के पन्ने से घायल हो जाएगा। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, सटीक कहे तो वो वास्तव में इसका आदी था। उसका नाम चेन फैंग था, जो इस साल 22 साल का था और जिस दिन से उसका जन्म हुआ, दुर्भाग्य उसके साथ था। जब उनका पहला जन्मदिन ही बीता था, तो दूध पीते पीते उनका दम घुटने लगा। 3 साल की उम्र में उनकी मां का निधन हो गया। 5 वर्ष की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। 10 साल की उम्र में वह जिस कल्याण गृह में था वह दिवालिया हो गया। इसके बाद उन्हें अन्य कल्याण घरों में भेज दिया गया। कुल मिलाकर उनके वयस्क होने तक, उनके शामिल होने के बाद कुल 13 कल्याण गृह विभिन्न कारणों से दिवालिया हो गए थे। इसके अलावा जब भी वह घर से निकलता तो दुर्घटनाएं होती रहती। उनके अधूरे आंकड़ों के आधार पर उन्हें 85 बार बूढ़ी महिलाओं द्वारा झूठे बहानों के तहत जबरन वसूली की गई, 36 बार कार दुर्घटनाओं में शामिल किया गया, 76 बार चोरों द्वारा संरक्षण दिया गया, 10 बार सेवा में गिरा और 15 बार कुत्तों द्वारा पीछा किया गया और काटा गया। अब तक संघर्ष करना और जीवित रहना अपने आप में एक चमत्कार था। तुलनात्मक रूप से आज की घटनाएं तो कुछ भी नहीं थीं। आज यहाँ आने का उनका लक्ष्य प्रसिद्ध फॉर्चून आर्टिफैक्ट की खोज करना था। उन्हें किस्मत जैसी किसी चीज पर विश्वास नहीं था। हालांकि बचपन से उनके अनुभवों ने उनके पास यह विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था कि इस दुनिया में भाग्य का अस्तित्व है, जबकि जो जीवन भर उनका साथ देता रहा वह दुर्भाग्य था। इसलिए जब से वह विचार करने में सक्षम हुआ, उसने भाग्य बदलने में सक्षम चीजों की तलाश में सभी पौराणिक कथाओं के रिकॉर्ड को खंगाला था। भाग्य बदलने वाला मन का जेड काप, 4 पत्ती वाला तिपतिया घास। उसने भाग्य का प्रतिनिधित्व करने वाली हर कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आया। उनका दुर्भाग्य कभी नहीं बदला। एक निश्चित दिन तक, जब उसने अपने मृत पिता द्वारा छोड़ी गई सामग्री फेट स्टोन के कुछ रिकॉर्ड देखे। किंवदंतियों में कहा गया है कि जिनके पास ये होता है उनकी किस्मत बदल जाती है। उनके पिता एक पुरातत्ववेत्ता थे। अपने पूरे जीवन में एक पुरातत्वविद होने के कारण उन्होंने कोई भी मूल्यवान अवशेष नहीं खोजा था और इसके बजाय पुरातत्व के कारण अवशेषों में बदल गए थे। उन्होंने फेट स्टोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं छोड़ी थी। इन सभी वर्षों में चेन फैंग हर तरह की अजीब जगहों पर रहा था। हालांकि तथाकथित भाग्य पत्थर कभी नहीं मिला। वह चीज सचमुच अस्तित्व में है। वह बहुत संदिग्ध था। उनका अनुरोध वास्तव में बहुत बड़ा नहीं था। वह केवल एक सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य जीवन जीना चाहते थे, बस इतना ही था। हालांकि जिंदगी नहीं, केवल जीवित रहना ही काफी कठिन था। जब भी वह अपने घर से बाहर निकलता था तो उसे पूरी तरह सतर्क रहना पड़ता था। जब वह रास्ते में था तो थोड़ी सी भी लापरवाही उसकी जान ले सकती थी। जहां तक उनका सवाल है, दुनिया में हर जगह युद्ध का मैदान था। तुम सही में कहाँ हो? उसने आह भरी। अपने घाव को कीटाणुरहित करने के लिए शांति से अपने स्कूल बैग से कुछ शराब निकाली और अपने हाथ को धुंध में लपेट लिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दैनिक आधार पर घायल होता था, उसका स्कूल बैग ही एक प्राथमिक चिकित्सा किट था। आसमान काला हो गया था। लाइब्रेरी जल्द ही बंद हो जाएगी। जैसे ही चेन फैंग जाने के लिए तैयार हुए, उनका पैर फिसल गया। वो लड़खड़ा गया और अपने बगल की किताबों की शेल्फ से टकरा गया, जिससे किताबों का ढेर उसके ऊपर गिर गया। लानत है, चेन फैंग ने चुपचाप श्राप दिया। वह जानता था कि चीजें इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकती। उसने उस स्थान की ओर देखा जहां वह फिसला था। फर्श पर पानी के कुछ दाग थे। उसने अपना सिर उठाया। इस स्थान पर वर्षों की जर्जरता के कारण छत से पानी टपक रहा था। गंभीरता से
चेन फैंग बेबसी से मुस्कुराए। दुर्भाग्य ने एक बार फिर अपना प्रयोग दिखाया। पूरे शरीर में दर्द होने पर वह उठा और जाने के लिए तैयार हुआ, तभी वह अचानक स्तब्ध रह गया। प्राचीन पुस्तकों के ढेर में से जो उसके पास गिरी थी, उनमें से एक पुस्तक ने उसकी दृष्टि को आकर्षित किया। पुस्तक का नाम फॉर्चून। इस बात को चेन फैंग कुछ उत्सुक थे। वास्तव में भाग्य के बारे में कोई किताब थी। उसने ध्यान से किताब खोली। सभी प्रकार की अजीब किस्मतों पर एक लंबा परिचय था। ब्रह्मांड और ज्योतिष से लेकर कुंडली तक, ये ऐसे विषय थे जिन्हें चेन फैंग ने पहले अन्य पुस्तकों में देखा था। अधिकांश सामग्री बकवास थी। ये किताब उन पायरेटेड 20 युआन मिश्रित सामग्री वाली किताबों में से एक की तरह थी। मैंने सचमुच बहुत ज्यादा सोचा। चेन फैंग ने एक आत्मा उपहासपूर्ण मुस्कान दी, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति अचानक स्थिर हो गई। ऐसा उसके द्वारा एक नए पृष्ठ पर पलटने के कारण हुआ जहां उस पर एक विशेष नाम दिखाई दिया, फेटस्टोन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही सामग्री किस प्राचीन पुस्तक से चुराई गई हो, यह अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया था, क्योंकि फेटस्टोन पर परिचय वास्तव में बेहद विस्तृत थे। भाग्य पत्थर। अफवाह है कि यह भाग्य बदलने वाली कलाकृति है। यह अफवाह थी कि एक प्रकार की शक्ति थी जो अन्य सामान्य सेनाओं से ऊपर थी। इसे देखा या समझा नहीं जा सका, फिर भी इसने हर चीज को प्रभावित किया। अब तक किसी को नहीं पता था कि ये कौन सी ताकत थी। ये केवल इतना ही ज्ञात था कि इसका संबंध भाग्य से हो सकता है, जबकि फेटस्टोन के पास इसे नियंत्रित करने की शक्ति थी। ये वास्तव में मौजूद है। चेन फैंग का मुंह उत्तेजना से सूख गया। परिचय पढ़ते पढ़ते वह अगले पन्ने पर पलटा और उसकी आंखें अचानक खुली रह गईं। इस पृष्ठ पर जो दिखाई दिया वह फेटस्टोन की तस्वीर थी। ये चेन फैंग के लिए भी पहली बार था जब उन्होंने फेटस्टोन के वास्तविक स्वरूप को देखा, और वह पूरी तरह से अवाक रह गए। यह एक सिक्के के आकार की वस्तु थी जिस पर अजीब नक्काशी थी। ये भाग्य का पत्थर है। चेन फैंग की आवाज कांप उठी, इस वजह से नहीं कि यह वस्तु कैसी दिखती थी, बल्कि इस वस्तु के कारण। चेन फैंग का कुछ कांपता हुआ हाथ उसके कॉलर पर खींचा गया, जिससे उसकी गर्दन पर पहनी हुई वस्तु उजागर हो गई। ये वास्तव में पुस्तक में वर्णित भाग्य पत्थर था। ये कैसे संभव है? चेन फैंग हैरान थे। क्या वह वास्तव में हमेशा से ही फेटस्टोन पहने हुए था? जब उनके पिता पुरातत्ववेत्ता थे, तब उन्होंने इसका पता लगाया था। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता ने उन्हें यह उपहार दिया था। यह एकमात्र अवशेष भी था जिसे उसके पिता पीछे छोड़ गए थे। ये वास्तव में भाग्य का पत्थर था। हालांकि यदि यह भाग्य का पत्थर था, तो उसकी इतनी बुरी किस्मत क्यों थी? नकली, या शायद यह एक नकली वस्तु थी जिसे उसके पिता ने बनाया था। चेन फैंग ने अपना अचानक झटका सह लिया और पढ़ना जारी रखा। यह अफवाह थी कि फेटस्टोन के पास असाधारण शक्ति थी। हालांकि इसे इस्तेमाल करना आसान नहीं था। फेटस्टोन के सक्रिय होने से पहले ये लगातार अपने आसपास से भाग्य को अवशोषित करता था और पर्याप्त भाग्य को अवशोषित करने के बाद ही इसे सक्रिय किया जा सकता था। इसलिए इसे सक्रिय करने की पर्याप्त क्षमता के बिना फेटस्टोन को अपने पास रखना आपके लिए एक बुरा सपना होगा। चेन फैंग गाली देना बंद नहीं कर सके। आसपास के भाग्य को आत्मसात करने के लिए वह पूरी तरह से ठंडा हो गया था, क्योंकि आखिरकार उसे समझा गया कि उसकी बुरी किस्मत कहां से आई। ये भाग्य पत्थर उसके पिता द्वारा एक पुरानी कब्र से खोदकर निकाला गया था, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। इस बात को चेन फैंग अवचेतन रूप से इसे दूर करना चाहता था, हालांकि वह इसे हिला नहीं सका। यह उनके पिता द्वारा छोड़ा गया एकमात्र अवशेष था और उनका एकमात्र आध्यात्मिक सहारा भी था। कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं अपनाया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस समय जब वह इसे उतारना चाहता था तो वह इसे पूरी तरह से नहीं उतार सका। इसे हटाने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चेन फैंग शांत हो गए और एक बार फिर पढ़ना जारी रखा। एक बार फेटस्टोन लग जाने के बाद उसे हटाया नहीं जा सकता था। इसके सक्रिय होने पर ही कोई इसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। यदि आपने इसे गलती से प्राप्त कर लिया है,
तो ठीक है, बस इसे सक्रिय करें। जिसके बाद पृष्ठ के पीछे सक्रियण विधि प्रदान की गई। चेन फेंग ने इसे देखा। ये बहुत कठिन नहीं था। उसे केवल अपने रक्त से एक संरचना की व्यवस्था करने और संरचना के बीच में फेट स्टोन को रखने की आवश्यकता थी। इतना सरल। चेन फेंग ने भौहें चढ़ा दी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि इस शापित दुर्भाग्य से छुटकारा पाना बहुत आकर्षक था। अपने सपनों में भी वह अपनी बुरी किस्मत को त्यागकर अपना जीवन जीने का सपना देखता था। चलो बस कोशिश करते हैं। चेन फेंग ने अपनी जाली उतार दी। अपनी उंगली से बहते खून से उसने लकड़ी के फर्श पर एक विचित्र आकृति बनाई। चेन फेंग का चेहरा बेहद गंभीर था क्योंकि वह नीचे की ओर मुंह करके फर्श पर लेटे थे और उन्होंने फेट स्टोन को संरचना में रखा था। गुंजन, एक विचित्र तेज चमक उठा। चेन फेंग के दिमाग को जोर से झटका लगा। सफलता। खून से बनी संरचना टिमटिमाती लाल रोशनी में बदल गई, जबकि फेट स्टोन से मनमोहक रोशनी खिल उठी। अपने उत्साह के बीच चेन फेंग ने लाल बत्ती से दिखाई देने वाले छोटे अक्षरों की एक पंक्ति देखी। सक्रियण के क्षण में फेट स्टोन के संचालन की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसपास के सभी भाग्य को अवशोषित कर लेगा। उद्धरण चिन्ह। अच्छा नहीं है। चेन फेंग का रंग रूप बहुत बदल गया। सारी किस्मत सोख लेना, यह इस निंदनीय पायरेटेड पुस्तक में नहीं लिखा गया था। 20 वर्षों तक भाग्य को आत्मसात करने के बाद भी फेट स्टोन सक्रिय नहीं हुआ। यदि यह एक ही क्षण में सभी आवश्यक भाग्य को अवशोषित कर ले तो क्या होगा? उसे कोई अंदाजा नहीं था। पलायन। चेन फेंग ने संकोच नहीं किया और वह पीछे मुड़कर बाहर की ओर भागने लगा। हालांकि इसी क्षण पुस्तकालय में धरती हिल गई और पहाड़ हिल गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टकराना। यह एक भूकंप था। इससे पहले कि चेन फेंग बच पाता, वह पहले ही पत्थरों में डूब चुका था क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अपनी चेतना खो बैठा। उसे धुंधली सी याद आ रही थी कि उसकी गर्दन पर लटके फेट स्टोन से चमकती सुनहरी रोशनी चमक रही थी। रात का समय। एक खास न्यूज चैनल। आज शाम 6 बजे शहर में हल्का भूकंप आया। पुस्तकालय ढह गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। संबंधित विभाग की जांच के आधार पर ये जेरी निर्मित भवन परियोजना से संबंधित हो सकता है। तारांकन। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी चेतना में आदिम अराजकता का विस्फोट। एक लंबे समय के बाद चेन फेंग को होश आया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अस्पष्ट दुनिया स्पष्ट हो गई, फिर भी वह अभी भी काली थी। उसके आसपास एक अजीब, मछली जैसी गंध थी। ये कहाँ है? चेन फेंग ने संदेह से इधर उधर देखा। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया, जबकि उसकी कलाई पर टिमटिमाती रोशनी ही उसे ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि यह एक गुफा है। दूरी के बावजूद उसके चारों ओर केवल अंधेरा था। अजीब बात है, मुझे लगा कि मैं मर गया। चेन फेंग हैरान थे। अपने कलाईबंद पर टिमटिमाती झलक को देखकर और उस स्मृति को महसूस करते हुए जो उसकी नहीं थी, उसे अचानक समझ आ गया। वह स्थानांतरित हो गया था। उस समय उन्होंने सभी प्रकार के पौराणिक अभिलेखों की जांच की थी। स्वाभाविक है कि उन्होंने उपन्यास भी खूब पढ़े थे। जब उसने अपनी मृत्यु से पहले सुनहरे प्रकाश को याद किया तो उसे कुछ समझ में आ गया। फेट स्टोन ने सारा भाग्य सोख लिया, जिससे भूकंप आ गया। हालांकि फेट स्टोन के सफल सक्रियण के कारण वह मुश्किल से मौत से बच पाया और यहाँ स्थानांतरित हो गया। मैं बच गया। चेन फेंग उत्साहित थे। उसका उत्साहित होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह शापित दुर्भाग्य आखिरकार गायब हो गया था। हालांकि वास्तव में ये कौन सी दुनिया थी? ठीक इसी क्षण शरीर के मूल मालिक की स्मृतियां पूरी तरह से उभर आईं। चेन फेंग ने यादों को देखा और तुरंत आश्चर्य से हौंफने लगा। ये दुनिया कुछ हद तक पृथ्वी के समान थी, फिर भी वैसी नहीं थी। जीन अनुसंधान में एक बड़ी सफलता के बाद पूरी दुनिया जीन के युग में प्रवेश कर गई। मानव जाति न केवल अपनी क्षमता को उजागर कर सकती है, बल्कि वे आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित जीवन रूपों के साथ अपने जीन को भी जोड़ सकते हैं।
लगभग हर किसी में आनुवंशिक क्षमताएं हो सकती हैं। कुछ लोगों ने श्रम के लिए इन क्षमताओं पर भरोसा किया और उद्योग के अभिजात वर्ग बन गए। कुछ लोगों ने जीन सम्मेलन के बाद अत्यधिक शक्तिशाली युद्ध क्षमताएं प्राप्त की और आनुवंशिक योद्धाओं के रूप में जाने गए। इस प्रकार दुनिया बदल गई। आनुवंशिक क्षमताओं के उद्भव ने पूरी दुनिया को उच्च गति विकास चरण में प्रवेश करने की अनुमति दी। इसके अलावा इस दुनिया की स्थिति पृथ्वी से भिन्न थी, जहां संसाधनों की कमी के कारण मनुष्यों के पास अन्य ग्रहों पर संसाधनों की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह महाद्वीप, ये ग्रह, मानव जाति की सबसे बड़ी संपत्ति थी। इस दुनिया के पास अपना चांद और सूरज था। यह एक ऐसी जगह थी जो अपने आकार के अलावा पृथ्वी से काफी मिलती जुलती थी। इस ग्रह का आकार पृथ्वी से अनगिनत गुना बड़ा था। यह महाद्वीप विस्तृत और विशाल था, पृथ्वी से 10,000 गुना अधिक बड़ा। इस दुनिया में संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब तक यह महाद्वीप केवल 18% ही विकसित था। हालांकि मानव जाति का प्रौद्योगिकी स्तर आसानी से अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए पर्याप्त था, फिर भी इस ग्रह पर बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहां मनुष्यों ने पैर रखने की हिम्मत नहीं की थी। उदाहरण के लिए चरम उत्तर का आदिम हिमक्षेत्र। यह अफवाह थी कि यह स्थान किसी विशेष क्षमता से प्रभावित था जिसके कारण समय लगभग रुक गया था। जिन लोगों ने वहां कदम रखा वे हमेशा के लिए वहां से जाने में असमर्थ हो जाएंगे। जेनेटिक यूनियन ने एक बार जेनेटिक योद्धाओं का एक छोटा दस्ता वहां भेजा था और उनका ठिकाना हमेशा के लिए खो गया था। उदाहरण के लिए स्काईबर्न समिट का ज्वालामुखी। यह अफवाह थी कि एक प्राचीन उत्परिवर्तित जानवर वहां सो रहा था। इसने एक बार सूखी नदी को एक ही घूंट में पी लिया। तभी से वह स्थान मानव जाति के लिए निषिद्ध क्षेत्र बन गया। ऐसी ही जगहें हर जगह पाई जा सकती हैं। यह एक खतरनाक दुनिया थी, फिर भी यह एक जादुई दुनिया थी। चेन फैंग की आंखों में चमकती रोशनी चमक उठी। ये दुनिया उसकी कल्पना से भी अधिक रोमांचक थी। आगे, ये तो इसका सिर्फ एक हिस्सा था। मूल मालिक की स्मृति के अनुसार जीन के जादुई युग ने असंख्य अद्भुत तकनीकी उपकरणों को भी जन्म दिया। कुछ लोगों ने जीनों को बिना किसी अंत के आपस में मिला दिया और अंततः उनमें अत्यधिक युद्ध क्षमता आ गई। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अंतहीन जीनों को सम्मिलन करके रहस्यमय आनुवंशिक क्षमताएं प्राप्त कीं। उदाहरण के लिए ग्रह की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी स्टॉर्मटेक के संस्थापक लुओ युआन। उनकी क्षमता डिजिटलीकरण थी। धारक अपने जीन की स्थिति और आध्यात्मिक स्थिति की निगरानी करने की रहस्यमय क्षमता जारी कर सकता है। यह आपकी मांसपेशियों की स्मृति के अनुसार आपके पास मौजूद तकनीकों का भी अनुमान लगा सकता है। ये गैर लड़ाकू जीन होने के कारण एक समय अनगिनत लोगों द्वारा उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि लुओ युआन ने वर्षों तक प्रयोग किए और उस गूढ़ और रहस्यमय ऊर्जा को एक कलाईबैंड में उत्पादित किया जिसे हर कोई पहन सकता था और पीढ़ी की किंवदंती बन गया। केवल रिस्टबैंड को सक्रिय करके आप अपनी स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। अतः आज तक ये दुनिया केवल जीन के युग में ही नहीं थी, डेटा के युग में भी थी।